हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस अकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, हम लोग सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आगे जो है आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और सभी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक, फेज 8 और भी वेरियस एग्जाम जो है एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस होने वाला है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से। ठीक, एमबी पब्लिकेशन बुक आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन एमबी पब्लिकेशन में जो है एसएससी सीएचएसएल के 2019 के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए जो है हम एक दूसरे बुक का यहाँ पर रेफरेंस लेकर आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी के एग्जाम नज़दीक है तो लेसन्स हम डेली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जो है लेसन्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर जो है अपना प्रिपरेशन और बेहतर कर सकें। ठीक, तो एमबी पब्लिकेशन बुक से 2016 के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुके हैं। इसमें रिमेनिंग है 45 एंड 46 सेट्स जो कि सीजीएल मेंस के हैं, यानी कि 46 में से 44 सेट्स हो चुके हैं। तो आप जाएं द एमपीएस अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016, उसमें आप लेसन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग 2019 कर रहे हैं तो एमबी पब्लिकेशन सॉल्यूशन 2019 भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो सारे लेसन्स को आप देखिए, अच्छे से समझिए। वहाँ पे दो तीन प्लेलिस्ट जो है आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक, और एसएससी सीजीएल मेंस 2019, ये 4 प्लेलिस्ट आप देखकर जाइए, आपका पीटी मेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम आप एसएससी का दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो मेंस दे रहे हो या किसी भी एग्जाम का पीटी दे रहे हो, वो सफिशियंट है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को आप कंप्लीट देखिए। तो ये जो है लेसन आज का, ये है 4 जुलाई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, 4 जुलाई 2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। इसके प्रीवियस लेसन्स आपको एमबी पब्लिकेशन बुक 2019 में सारे लेसन्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। ठीक, द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन द टाइम द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक, यहाँ पर देखिए द एम्बुलेंस है, जो सब्जेक्ट हमारा है ये सिंगुलर है। एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेंस एक गाड़ी जो रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी होती है। ठीक, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होना चाहिए। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हैव जो है प्लूरल फॉर्म में वर्ब का है, इसलिए जो है ये आपका एरर हो जाएगा। ऑप्शन बी, हैव की जगह क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। द एम्बुलेंस हैज़ अराइव्ड ऑन टाइम द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें से मेन थीम हमारा क्या बन रहा है। ठीक, यानी कि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई जगह है, कोई वस्तु है, ठीक, या कोई किसी वैकेशन के बारे में ही बात किया जा रहा है, या किसी सीजन के बारे में बात किया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में ये होता है, वर्षा ऋतु में ये होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट पहले देखना होता है। ये आप कर पाएंगे जब आप इस पे जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पीक्यूआरएस जो है आपको सीजीएल मेंस में अगर आप अपियर होंगे तो वहाँ पे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब रोल यहाँ पर प्ले करता है, 20 मार्क्स सीजीएल मेंस में। तो इसके लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको हर क्वेश्चन पे तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन पीक्यूआरएस और आइडम एंड सॉरी ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, ये तीनों से रिलेटेड जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं ईच, और सारे हम बता चुके हैं आपको डिटेल में एकदम अच्छे से। अगर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेक्शन में अगर आपको कोई दिक्कत है नारेशन में, तो द एमपीएस अकेडमी टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर विजिट करें। और वहाँ पर जो है हम एक पीडीएफ शेयर किए हैं नारेशन के बुक्स नाम से। उस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेंगे तो नारेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप चाहें तो वहाँ पर विजिट करें, अगर आपको यूजफुल लगे। वहाँ पे और भी करेंट अफेयर्स के क्विजेस हो रहे हैं डेली। लूसेंट बुक जो कि जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हर दिन शेयर किया जा रहा है, और भी वेरियस आपको वहाँ फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर विजिट करिए, यूजफुल लगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए जो जंबल सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बात हो रहा है व्यक्तियों के बारे में, मतलब कुछ लोगों के बारे में जो लंबे होते हैं और पतले होते हैं। स्किनी मतलब पतले, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है सिनोनिम एंटोनिम में। स्किनी यानी कि पतला, जो लोग जो है लंबे और पतले होते हैं। शॉर्ट एंड फैट इन इन दुबई। ठीक,
जो लोग रहते हैं वो दुबई में इस तरह के रहते हैं, मतलब लंबे, स्किनी, शॉर्ट और फैट, यानी कि छोटे, नाटे, मोटे, ठीक। उसके बाद आगे है कि दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, वहाँ जो है मतलब अलग अलग भागों से जो है वहाँ लोग रहने आए हैं। उसके बाद जो है कि बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, लेकिन उनमें जो है एक चीज कॉमन रहता है, वो क्या, वो है कि उनके नेम में जो है मोहम्मद यूज किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पहले आपका बी, फिर ए, फिर आपका डी और फिर आपका सी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें अपने ऑप्शंस में से, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ ही जाएं। ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रामा और उषा में से कौन उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शंस में से अगर हम देखें, यहाँ लेटर यूज हुआ है, यहाँ लेटर यूज हुआ है, यहाँ लेटर यूज हुआ है। यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। अब ये समझते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्यों है, ठीक। देखिए एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर लेटर, ये जो वर्ड यूज हुआ है लेटर, इसका मतलब क्या होता है, लेटर मतलब होता है कि एट सेम टाइम, ठीक, सबसिक्वेंट टू अ गिवन टाइम, यानी कि यहाँ पर जो है एक टाइम को ये शो करता है। ये जो लेटर वर्ड यूज हुआ है ये टाइम को शो करता है, ठीक, यानी कि बाद वाले समय में, बाद में, यानी कि ये जो है टाइम को शो करता है। और यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है लेटर, LATTER, ठीक, ये दोनों का अंतर आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं आपको फंसाने के लिए। तो ये जो लेटर यूज होता है ये यूज होता है डिनोटिंग द सेकेंड और सेकेंड मेंशन ऑफ द टू पीपुल्स और थिंग्स, यानी कि ये जो लेटर यूज होता है ये किसको डिनोट करने के लिए होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, ठीक। तो ये जो लेटर यूज होता है ये व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होता है, और ये जो लेटर यूज होता है ये समय यानी कि बाद में, ये मतलब कोई काम अगर आप बाद में कर रहे हैं तो आई विल डू इट लेटर, यानी कि ये मैं बाद में करूंगा, ये समय को दर्शा रहा है। जबकि ये जो लेटर है ये डिनोट किसको कर रहा है, ये दो या दो से अधिक चीजों या वस्तुओं को डिनोट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है, यानी कि उषा और रामा में से जो लेटर है यानी कि जो बाद वाला है, ये जो व्यक्ति है उषा, ये रिस्पॉन्सिबल है यानी कि उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये लेटर आप राइट आंसर हो जाएगा, द लेटर इज द मोर रिस्पॉन्सिबल, ओके। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 to 83 यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक है, पैसेज को पढ़ के फिल करना है। तेंजिंग एंड हिलरी हैव डन इट, तेंजिंग और हिलरी जो है उन्होंने यह काम कर लिया है, डन इट। माउंट एवरेस्ट हैज बीन कनक्यूर्ड, जो माउंट एवरेस्ट है उन पर उन्होंने विजय पा ली है, कनक्यूर्ड यानी कि विजयी होना, ठीक। यहाँ पर यह वर्ब के रूप में यूज हुआ है, कनक्यूर्ड विजयी होना। दिस न्यूज इवोक्ड, इवोक मतलब कि आह्वान करना, बुलाना, ठीक, प्रदर्शित करना। दिस न्यूज इवोक्ड, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, इवोक्ड ऑप्शंस हैं इंस्पायर्ड, इंट्रूडिंग, इंटीमेट और इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, यानी कि यह जो न्यूज़ है वो आनंदमय होकर सारे जगह फैल गया, मतलब कि आनंदमय प्रतिक्रिया उनसे जो है हमें मिला, इवोक मतलब कि सभी लोगों से जो है हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस मिले, यानी कि इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचि, ठीक, दिलचस्प, आनंदमय भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन है इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित होना, इंट्रूडिंग यानी कि घुसपैठ, ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। इंटीमेट मतलब होता है इस अगर ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है सूचित करना। जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान ही अगर आप एग्जाम देने जाते हैं किसी और भी चीज़ का, ठीक, तो आप हैं अपने ऑफिस में इंटीमेट करके जाते हैं, यानी कि सूचित करके जाते हैं कि हाँ सर जो है हम आगे जो है और एग्जाम देने वाले हैं। तो इसके बाद जो अगर इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है तो वही आपका इंटीमेशन काम आता है, ठीक है। तो जब भी आप ऑफिस में काम करें तो ये इंटीमेशन जरूर देकर जाएं, कोई भी एग्जाम देने जाएं तो, ठीक। और ऑप्शन डी आपका है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब कि रुचात्मक, मतलब कि दिलचस्प, आनंदमय। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी। उसके बाद है कि सम हाउ देयर वाज अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जो भी हो वहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट का भाव भी था, यानी कि निराशा का भाव भी था। एट एट द फैक्ट किस तथ्य पर, दैट द ग्रेट माउंटेन हैड बीन कॉन्क्यूर्ड, यहाँ पर देखिए कॉन्क्यूर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर भी हम कॉन्क्यूर्ड का यूज करेंगे इस बात के लिए, मतलब निराशाजनक वहाँ पर कुछ सेंस भाव दर्शाया जा रहा है कि अब जो है माउंट एवरेस्ट को कॉन्क्यूर्ड कर लिया गया, यानी कि उस पर जीत पा ली गई है। इट वुड हैव बीन नाइस टू हैव लेफ्ट,
ठीक, यानी कि यह अच्छा होता है कि हम उसे जो है ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उससे जीत नहीं पाते। ठीक, द एवरेस्ट एज एन अनवेल्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो है आपका मतलब कि वो बहुत ही मतलब कि क्या है, अभेद, सॉरी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अनएसरेबल। ठीक, यानी कि वह जो है एक ऐसा पार्ट है हमारे अर्थ का जो अभेद्य होने लायक नहीं है, लेकिन लोगों ने फिर भी जो है उस पर विजय पा ली है। मतलब इस सेंस में कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट बहुत ही ऊंचा है, फिर भी लोग जो है मतलब अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ पर जा पा रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया मतलब बात ही है, लेकिन यहाँ पर जो है डिसअपॉइंटमेंट का भी सेंस दर्शाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। अनयूजुअल यानी कि असामान्य, अनरियली मतलब क्या होता है, अनियंत्रित, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अनवेल्ड यानी कि यहाँ पे VEILD है। ठीक, अनवेल्ड मतलब कि अनावरित करना, मतलब कि दर्शाना। ठीक, अनवील यानी कि प्रकट करना, ये आप लोग याद रखिएगा, अनवील यानी कि प्रकट करना। बाकी यहाँ पर भी एक ऑप्शन है इंपॉर्टेंट, कन्क्यूर यानी कि जीत लेना, ये तो पता हो गया। इन्वेड मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। चैलेंज यानी कि चुनौती देना, चैलेंज मतलब क्या हो गया आपका, चुनौती देना। और ऑक्यूपाइड मतलब क्या हो गया, ऑक्यूपाइड मतलब हो गया कि पर कब्जा कर लेना। ठीक, आगे देखते हैं। 84 यहाँ पे 83 है, 83 84, हाँ, करेक्टली स्पेल्ड को यहाँ पर चूज करना है। ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ये आपका है कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट, रिपीटेशन यानी कि रिपीटेशन मतलब क्या हो गया कि रिपीटेशन यानी कि दोहराना, डिस्ट्रक्शन यानी कि बर्बादी, कंपटीशन यानी कि आपका जो प्रतिस्पर्धा। तो कंपटीशन को जो करेक्ट स्पेल्ड है COMPETITION। ठीक, डिस्ट्रक्शन DISTRUCTION और कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTIN, कंस्ट्रक्शन। ठीक, राइट आंसर जो है यहाँ पे स्पेल यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रिपीटेशन यानी कि दोहराना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 84, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द पैथेटिक का। पैथेटिक मतलब क्या होता है, पैथेटिक मतलब होता है दयनीय। क्या होता है, दयनीय। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शंस देखते हैं, पर्यायवाची बताना है हमें, पिटीफुल यानी कि होता है दयनीय, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस हैं पर्पसफुल यानी कि उद्देश्यपूर्ण, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन 86, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गलत होने की कोई कारण ढूंढना। ठीक है, गलत होना, ठीक, गलत उपाय बताना। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। टू ईट एन अनपैलेटेबल फ्रूट बाय मिस्टेक, अनपैलेटेबल मतलब क्या होता है, कठोर, जो पका हुआ ना हो। ठीक, तो यहाँ पर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछा गया है SSC में। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, गलत होने के लिए कोई कारण होना। टू वेरी मनी अंडर अ ट्री टू फॉरगेट द प्लेस, यानी कि आपने जो है अपने पैसे को पेड़ के अंदर जो है उसे मतलब कि दफना दिया, गाड़ दिया उसे। ठीक, और उस जगह को ही आप भूल गए। टू बी मिस्टेकन अबाउट द नेम ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ का नाम ही आप भूल गए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 87, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स जो हैं हमें यहाँ पर याद कर लेने हैं आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इम्पोर्टेंट भी है। हमेशा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ड रिक्वेस्ट। ठीक, रिक्वेस्ट, प्ले, ब्रिंग, सिंग। ठीक, ये जो सेंड, ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये आप याद कर लीजिए, ये ट्रांजिटिव वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये जो है अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि रिक्वेस्ट वर्ड यूज हुआ है, इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका, सॉरी, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो टू का यूज हुआ है ये जो है सुपर फ्लूअस यूज हुआ है। तो ये वर्ड्स आप लोग हमेशा याद रख लीजिएगा, प्ले, ब्रिंग, सिंग, टीच, सेंड, रिक्वेस्ट। ठीक, जैसे कि आप एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसे। जैसे आप बोलते हैं कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो देखिए ब्रिंग के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट तुरंत आ जा रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्लीज सेंड मी पिक्स, माय फ्रेंड सेंड्स मी पिक सम पिक्स। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन जो वर्ड्स हैं, तो उसके साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन जो है यूज नहीं हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 88 में आते हैं, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं, एलिमेंट्री, मिशनरी, हार्डजाट्री और ज्वेलरी। तो यहाँ पर जो आपका रॉन्गली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, एलिमेंट्री, ELEMENTRY,
GNTARY, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जबकि यहाँ पर मतलब कि ये हम इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट स्पेल्ड ही ये लिखा गया है, ओके। लेकिन एग्जाम में यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन क्या था कि ELEMENT के बाद जो है यहाँ पे ए के जगह ई ही लिखा गया है एग्जाम में, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन ये मिस स्पेल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड है। इसका मिशनरी मतलब क्या हो गया, प्रचारक। हाइड्रेटिव मतलब क्या हो गया, अनुवांशिक, ठीक। और ज्वेलरी मतलब कि आकर्षण, तो आभूषण, आभूषण, आकर्षण नहीं आभूषण। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द स्पार्स का। स्पार्स मतलब क्या होता है, स्पार्स मतलब होता है विरल, ठीक। अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शन देखते हैं, वीक यानी कि कमजोर, डेंस यानी कि घना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। देखिए यही वर्ड जो है आपको सिनोनिम में पूछा गया था, तो 2 या 3 दिन पहले के सेट में ये आपका डेंस दिया गया था और उसी का विपरीत यहाँ पे बताना था। और यही देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे पलट करा गया कि आपको स्पार्स दे दिया गया और डेंस का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, थीन यानी कि पतला। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक, सॉरी OWS है। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि एक व्यक्ति का आदत है स्टैम्प कलेक्शन करना, यानी कि टिकट को संग्रहित करना। ऑप्शंस देखते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी, फिलेनोलॉजिस्ट मतलब कि स्वर शास्त्र, ठीक। पैनेग्रिस्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणानुवाद या फिर स्तुति पाठक, ठीक। और फिलेलिस्ट मतलब होता है कि जो सिक्के जो है स्टाम्प को कलेक्ट करता है, यानी कि जो डाक टिकट को संग्रहित करता है, उससे बोला जाता है फिलेटेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। द फिल इन द ब्लैंक appears टू बी द rather रफ डे फॉर द शिप्स टू सेल। ऑप्शंस देखते हैं, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, वायुमंडल, वेदर यानी कि मौसम, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, ठीक। द वेदर appears टू बी rather रफ डे फॉर द शिप्स टू सेल, यानी कि आज का जो मौसम है वो बहुत ही खराब लग रहा है शिप करने के लिए, मतलब कि नदी में जो है जहाज को चलने के लिए जो है आज बहुत ही खराब दिन लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो है वेदर मौसम, क्योंकि आप जो है एटमॉस्फेयर यानी कि ये वायुमंडल, ठीक। क्लाइमेट मतलब कि जलवायु, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, ये सभी चीज को दर्शाता है। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से संबंधित है, और क्लाइमेट यानी कि किसी जगह का जलवायु, जबकि मौसम जो है हर जगह का अलग अलग होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी। ऑप्शंस देखते हैं, कलेक्टर मतलब क्या हो गया, एकत्रित करने वाला। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या हो गया, जो प्रशिक्षक होते हैं। क्यूरेटर मतलब क्या हो गया, जो संग्रहालय शिक्षक होते हैं, ठीक। या फिर रक्षक होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। मॉनिटर मतलब होता है जो छात्र नायक होता है, जैसे आप स्कूल में होंगे मॉनिटर। या फिर इसका मतलब जांच करना भी होता है, अगर ये वर्ब के रूप में यूज होगा तो इसका मतलब जांच करना भी होता है, ठीक, जांच करना। तो ये आप लोग याद करिएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, ओके। आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी क्यूरेटर। 93 में देखते हैं, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाई नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन मेड ऑल द रिजर्वेशंस फॉर द ट्रिप टू यूरोप। देखिए यहाँ पे बाई नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह, यानी कि ये फ्यूचर में बात हो रहा है, ओके। अगले सप्ताह से मैं क्या करूंगा कि जो यूरोप का ट्रिप है करने के लिए उसके रिजर्वेशन मैं करूंगा, ये अगले सप्ताह को दर्शा रहा है, ठीक। तो अगले सप्ताह यानी कि ये फ्यूचर में बात होगा, तो फ्यूचर में भी बात होगा, वो भी कंफर्मेशन अभी नहीं है कि मैं करूंगा या नहीं। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि बाई नेक्स्ट वीक, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप हमेशा विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आप याद कर लीजिएगा कि जैसे बाई मंडे, बाई सैटरडे, तो अगर इस तरह से अगर कोई समय दिया गया रहे, और ये ध्यान रखिएगा कि वो बोध कराए, वो ये बोध कराए कि ये काम जो है फ्यूचर में करेगा, लेकिन उसमें कंफर्मेशन ना हो, तभी आप इस रूल को फॉलो करिएगा। नहीं तो फिर बाई मंडे, बाई संडे, आप उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, और फ्यूचर में भी यूज होता है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 94, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू ग्रीस द पाम, इसका मतलब होता है घूस देना किसी को, ओके। ऑप्शंस देखते हैं, टू गिव अ मसाज यानी कि मालिश देना किसी को, समर्थन देना, टू गिव सपोर्ट, टू चीट समवन यानी किसी को धोखा देना, टू ब्राइब समवन किसी को घूस देना। तो राइट आंसर है पे ऑप्शन डी है, ब्राइब मतलब कि घूस देना। क्वेश्चन 95, यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में बताना है।
अपने क्वेश्चन को, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स। यहाँ पर देखिए हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये किस सेंटेंस में यूज होता है, यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसी को आपको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो इसके साथ हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब सब्जेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल्स, क्योंकि जब हम लोग वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि हैव का यूज करेंगे या फिर हैज का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्स का यूज हुआ है, यानी कि ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म का जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल, और जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ओके, तो हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, बीन का यूज करना सीखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर बाई यू जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आप नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको टेंस या वॉइस का किसी भी प्रकार में दिक्कत है तो आप द इम्पीडेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेंस और वॉइस एसएससी 45 डेज प्लेज में। उसमें आपको सारे लेसन अच्छे से बताए गए हैं, टेंस और साथ साथ में जो है हम वहाँ पर आपको बता चुके हैं, ताकि आप एक साइड जो है टेंस भी पढ़ें और एक साइड आप वॉइस भी पढ़ें, ठीक। तो वहाँ पर जो है आप लेसन को जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द आर्कियोलॉजिस्ट मेड अ फिल इन द ब्लैंक डिस्कवरी। ऑप्शंस देखते हैं, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील, सेनाइल मतलब कि बूढ़ा, ठीक, मतलब कि वृद्ध, सेंसेशनल यानी कि सनसनीखेज, और सेंसिबल मतलब क्या होता है, समझदार। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है यानी कि पुरातत्व विभाग जो है, उन्होंने बहुत ही सनसनीखेज डिस्कवरी यानी कि खोज की है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम इसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा है एक व्यक्ति के बारे में, एन थॉम्सन, ठीक। एन थॉम्सन जो है यहाँ पे व्यक्ति हैं, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रहा है कि एन थॉम्सन वाज गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस स्की रन बिफोर लंच, यानी कि एन थॉम्सन जो है वो जा रही थी अपने स्की प्रैक्टिस के लिए लंच करने के पहले, ठीक। प्रैक्टिसिंग हार्ड यानी कि प्रैक्टिस बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद, सी होप टू विन एन ओलंपिक मेडल समडे, यानी कि जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ मेरा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि वो उन्होंने हार्ड प्रैक्टिस किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो भी जो है ओलंपिक मेडल जीत सकती हैं। फिर बट सी डिड नॉट नो इट वुड बी हर लास्ट रन एवर, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि यह उनका लास्ट रन होगा। एज सी स्पेड डाउन द स्लोप ही हैज अ टेरिबल एक्सीडेंट, जैसे ही जो है वो स्लोप से यानी कि ढलान से नीचे गिरी, उनके साथ जो है एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द ऑपर्च्यून का, इसका मतलब क्या होता है, ऑपर्च्यून मतलब होता है समयानुकूल, यानी कि आप समय के अनुसार काम करते हैं, समय के अनुकूल। ऑप्शंस देखते हैं, बेयरली मतलब क्या होता है, मुश्किल से, रेयरली यानी कि दुर्लभ मतलब कि शायद ही कभी, लाइकली मतलब कि संभावित, और टाइमली यानी कि समयानुकूल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने नरेशन का जो है लेसन PDF शेयर कर दिया है, प्लीज़ वहाँ पर लेसन को अच्छे से देख लीजिए। 3 या 4 पेज में ही है, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, एकदम बेसिक लैंग्वेज में ही वहाँ पर बताया गया आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है इन्फेरियर का। इन्फेरियर मतलब क्या होता है, इन्फेरियर मतलब होता है कि नीचा, ठीक। इन्फेरियर मतलब होता है नीचा, मतलब कि लेवल में जो थोड़ा सा नीचा हो, या किसी चीज़ की स्थिति में वो नीचा हो, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं, अल्टेरियर मतलब क्या होता है, अल्टेरियर मतलब होता है गुप्त, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अल्टेरियर गुप्त। इंटीरियर मतलब क्या होता है, इंटीरियर मतलब होता है आंतरिक, इंटीरियर मतलब क्या होता है, आंतरिक। ओके, इंटीरियर जो ऑप्शन बी है इंटीरियर, इसका मतलब होता है आंतरिक, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन सी आपका है एक्सटीरियर यानी कि बाहरी, ठीक, और सुपीरियर यानी कि बेहतर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्फीरियर मतलब क्या हो गया कि जो आपसे कम हो, थोड़ा सा कम हो, नीचा हो, और सुपीरियर मतलब हो गया कि जो आपसे बेहतर हो, बहुत ही अच्छा हो। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। अगर आपको इन लेसन्स का PDF चाहिए तो वो भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए उसे। तो ये हुआ इस लेसन का
4 जुलाई 2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि और लोग यहीं से देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।